Hello everyone, welcome back to Stock IQ, the world of intelligent investing. As discussed in the last video, इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे एंड कोशिश करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने की। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। गाइज, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो देख लो सो दैट ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, बिकॉज ये लिंक्ड है लास्ट पार्ट से एंड आप बेटर बेनिफिट्स ले पाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आप जब बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें आपको एक टर्म स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड देखने को मिलता है टॉप पे मोस्टली। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में केवल कंपनी के कोर बिजनेस के नंबर्स होते हैं, कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है। बट यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल लिया है हमने TCS का, यहाँ पे मैंशनड है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का मतलब कंपनी के कोर बिजनेस एंड सब्सिडरीज के बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों इंक्लूडेड हैं। सबकी कंबाइंड परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये है TCS की कुछ सब्सिडरीज की लिस्ट। आप फुल लिस्ट के लिए इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं www.tcs.com/subsidiaries। अब पॉइंट पे आते हैं कि हमें कौन सा ट्रैक करना है, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड। यहाँ पे हम लोग को दोनों ही ट्रैक करना है, बिकॉज हम लोगों को दोनों का परफॉर्मेंस जानना ज़रूरी है, कंपनी का भी एंड उसकी सब्सिडरीज का भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें आपको कंसोलिडेटेड में बेटर नंबर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, बट रिटेल एंड टेलीकॉम सब्सिडरीज बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज से। सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है बाय प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स। सेकंड, अदर इक्विटी मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट है, क्लोज टू 90,000 करोड़, मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा फंड है बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस को डेब्ट्स या लोन्स पे ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है एक्सपेंशन के लिए, एंड कंपनी फाइनेंशियली कैपेबल है बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एंड अगर आप कंपेयर करो लास्ट ईयर के नंबर से तो यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है एंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी। यहाँ पे हमें एक और चीज़ चेक करनी होगी कि अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस हाई है तो कंपनी उसका यूज़ करके कितना ग्रो कर रही है, इससे हमें कंपनी की एफिशिएंसी पता चलेगी। ऑल्सो हम चेक करेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी इक्विटी कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ी है या कम हुई है। लास्ट कुछ सालों में क्या चेंजेस आए हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। अगर किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हमें ये पता लगाना हो डेब्ट या बोरिंग सस्टेनेबल है या नहीं, तो हमें कंपनी का साइज, उसका प्रॉफिट, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, ये सब कुछ कंसीडर करना होगा। यहाँ TCS में अगर आप देखो तो जो कंपनी का इक्विटी है, एसेट्स है, उसके कंपैरिजन में नॉन करेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बहुत कम है। वी कैन से दैट डेब्ट कंट्रोल में है एंड इससे बिजनेस ऑपरेशंस पे इफेक्ट नहीं होगा इन फ्यूचर। इसको चेक करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड आइडियली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। एंड अगर किसी केस में ऐसा नहीं है तो हमें फिर डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि डेब्ट ज़्यादा क्यों है एंड लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अब अगर हम करेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की बात करें, जो कि हमें विद इन अ ईयर क्लोज करनी है, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ बोरिंग्स को मीट करने के लिए, देन वी डोंट नीड टू वरी, जैसा कि यहाँ TCS के केस में है, बिकॉज उससे डेली ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा।
बट इन केस ऐसा नहीं है तो वी शुड चेक कि कंपनी कैसे अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकती है, एंड अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स में तो हमें ऐसी कंपनी को फर्दर कंसीडर ही नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, इमीडिएटली अपनी विश लिस्ट से डिलीट कर दें। एक और पॉइंट, जो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक बैलेंस है, उसका सोर्स भी हमें चेक करना होगा। मतलब पैसा कहाँ से आया है, क्या कंपनी ने शेयर्स या बॉन्ड्स सेल करके पैसा रेज किया है, या फिर डेली ऑपरेशंस या बिजनेस से पैसा अर्न किया है, या फिर कोई बिजनेस या एसेट सेल किया है। अगर पैसा बिजनेस से ही आया है इट मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है फंडिंग के लिए। यहाँ एक और पॉइंट चेक करना है कि कंपनी के पास जो अच्छा खासा कैश पाइल है तो कंपनी उसका क्या यूज़ करती है, अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है या बिजनेस एक्सपेंड करती है या इन्वेस्टमेंट्स करती है। अब बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हेल्थ चेक्स की जो कि हमें क्लोजली मॉनिटर करने होते हैं। सो फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड जितनी ज़्यादा उतना बढ़िया होता है। द रीज़न इज करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है एंड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो बिजनेस पे स्ट्रेन नहीं आएगा, बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करेगा। अगर किसी केस में आपको ये रेशियो लेस देन 1 की वैल्यू देता है तो आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखनी पड़ेगी। आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है एंड अब उन इन्वेस्टमेंट्स की क्या वैल्यू है। क्या कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में कर रही है, या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, या कुछ फिक्स्ड एसेट्स बिल्ड कर रही है, या कोई नया वर्टिकल लॉन्च कर रही है। लाइक रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक नया सब्सिडरी लॉन्च किया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसको चेक करने का मेन रीज़न है मनी डाइवर्जन। अगर कंपनी अनरिलायबल एसेट्स या एंटिटीज़ में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है। जो भी कैश रिच कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न जनरेट करने के लिए, लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट, करंट एंड नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल की बट पेमेंट अभी ड्यू है, तो हमें चेक करना होगा कि ये अमाउंट कितना है एंड टोटल एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन है। ये आइडियली 5 to 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो हमें चेक करनी है, डेटर डेज। मतलब कंपनी का पैसा बायर्स या कस्टमर्स कितने दिन में पे कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। सिमिलरली लायबिलिटीज़ में आपको दिखेगा ट्रेड पेएबल्स, मतलब कंपनी को अपने सप्लायर्स को कितना पे करना है एंड ये पेमेंट कंपनी कितने दिन में करती है। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे क्रेडिटर डेज एंड इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना बेटर, क्योंकि कंपनी उस पैसे का यूटिलाइजेशन अपने बिजनेस के लिए कर सकती है। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। जो भी कंपनी की इन्वेंट्रीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में सेल हो जाती हैं, ये हमें ट्रैक करना होगा। TCS एक IT कंपनी है, सो इसके पास फिजिकल इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं है, सो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। सो गाइज, ये था बैलेंस शीट एनालिसिस एंड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट, बैलेंस शीट केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वैलिड होती है, ये अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह पीरियड की नहीं होती है। सेकेंड, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमेशा बराबर होती हैं। गाइज, कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं, लाइक प्रॉफिट या लॉस, कैपिटल फाइनेंस कॉस्ट, कैश फ्लो एक्सेट्रा। सो इन अपकमिंग वीडियोज वी विल बी कवरिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड ये तीनों स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। सो हम देखेंगे कि फर्दर हमें कैसे एनालिसिस करना है। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।